तुहिन सिन्हा है क्या? बीजेपी से तुहिन सिन्हा, उनको स्क्रीन पर लाइए। तुहिन सिन्हा सुन पा रहे हैं मुझे? जी मानव जी, नमस्ते। ओके, तो 1 महीने का समय, अब ये इलेक्शन पीक करने का समय है आपके हिसाब से तुहिन, क्योंकि आप तो पार्टी प्रवक्ता होने के अलावा चीजों का विश्लेषण भी करते रहे हैं सोशल मीडिया पर और बाकी जगह। क्या इलेक्शन सही मायनों में पीक डेट की अनाउंसमेंट के बाद करता है, 15-20 दिन 1 महीने में, या फिर अब वो जमाने चले गए? देखिए मानव जी, भाजपा और गुजरात की जनता का एक अटूट रिश्ता है। ये पिछले 3 दशकों में केवल और केवल हमारे कार्यों के द्वारा ये विश्वास पैदा हुआ है। तो कितनी अवधि हमें मिलती है कैंपेन के लिए, कब किस तिथि पर डेट की घोषणा होती है, ये निरर्थक है। अगर आप देखें 2017 के असेंबली चुनाव को आप हटा दें, तो ऐसा कोई असेंबली चुनाव नहीं है जिसमें कि हमें 114, 115 से कम सीटें मिली हैं पिछले 3 दशकों में। अगर आप लोकसभा की बात करें तो ऐसा कोई लोकसभा चुनाव नहीं है पिछले 3 दशक में जिसमें हमें 14 से कम सीट मिली है। इसका कारण क्या है? लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है गुजरात के अंदर, जहां आज केजरीवाल जैसे पॉलिटिशियन मुफ्त की बिजली का वायदा करते हैं, वहां उन्होंने देखा है किस प्रकार से हमने पूरा एक सोलर एनर्जी का रेवोल्यूशन खड़ा किया है गुजरात के अंदर। तो लोगों की जिंदगियां बदली हैं। केवड़िया जैसे जो बैकवर्ड क्षेत्र थे, आज वहां की अर्थव्यवस्था को देखिए, वहां की इकोनॉमी को देखिए, तो गुजरात की जनता ने प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन को बदलते देखा है। तो मुझे नहीं लगता है कोई एंटी एंड इनकम्बेंसी काम करती है गुजरात में। और दूसरी ओर है कौन? एक जमानत जब्त पार्टी, जहां वो जाती है 80% सीटें जो है वो हार के आती है, इलेक्शन कमीशन का मदद करना चाहती है, पता नहीं क्या करना चाहती है। तो और कांग्रेस जो है वो 19 दिन जो राहुल गांधी ने शुरुआती 19 दिन जो केरल में दिए, अगर वो गुजरात में देते तब तो उनकी सीरियसनेस पता चलती। अभी तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जो है बच के निकलना चाहते हैं, जहां जहां भाजपा मजबूत है वहां से वो कन्नी काट रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को कोई कंपटीशन है। एक भव्य मेजॉरिटी जो है पिछले इलेक्शन से कहीं अधिक 130 सीटों के लगभग मुझे लगता है कि इस बार हमें बड़ी आसानी से प्राप्त। तो बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने 130 सीटों का दावा किया है गुजरात के चुनाव में इस बार। तो एक बार फिर से ये 3 तारीखें देख लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। हम बार बार इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने गुजरात में मतदान की तारीखें और काउंटिंग की तारीख, इन दोनों की घोषणा कर दी है। 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा गुजरात में, 5 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। उसी दिन हिमाचल के भी नतीजे आएंगे। हिमाचल की वोटिंग होनी है 12 नवंबर को, अब से 9 दिन बाद। भूपेश यादव कांग्रेस की तरफ से हैं और अजीत लोखिल मेरे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। पहले भूपेश यादव। भूपेश, क्विक रिएक्शन आपका। आपने अभी सुना प्रेम शुक्ला कह रहे थे दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई हो रही है भूपेश, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। ये तो 8 तारीख को जब नतीजे खुलेंगे तो पता चलेगा कि पहले नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे कौन है। अभी से आकलन करना ठीक नहीं है। हमारी तैयारी है और हम इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। यह मोदी जी की चिंता से भी जाहिर हो गया है। उन्हें भी पता है 27 साल में उन्हें गुजरात को क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। गुजरात की हालत उन्होंने क्या कर दी है, ये मोरबी जैसे केस से पता चलता है, जहाँ ब्रिज कोलैप्स होता है और हॉस्पिटल का रंग रोग करके बताया जाता है। मोदी जी का एक ही फंडा है, प्रॉब्लमों को छुपाओ और अपना प्रचार करो। कोई उनका नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे भूपेश। सवाल ये था बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का, राहुल गांधी और बाकी बड़े नेता गुजरात पहुंचे क्यों नहीं अभी तक प्रचार करने के लिए? अब तो चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो गया। तो हमें प्रेम शुक्ला जी से पूछ के अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी क्या? हमारी अपनी रणनीति है। हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हर एक आदमी से कनेक्ट है हमारा, हम हर घर से जुड़ रहे हैं, हमारी रणनीति है। आने वाले समय पे देखिए बड़े नेता भी जाएंगे जैसे अब अजीत लोखी, जरा बताइए अजीत, आपने शाहनवाज जी को सुना, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को सुना, तुहिन सिन्हा को सुना, क्या लग रहा है आपको इस बार? एक और विश्लेषण ये भी कह रहा है अजीत के इस बार आप बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे, मामले को त्रिकोणीय इस लड़ाई को बनाएंगे जिससे फायदा बीजेपी का ही होने जा रहा है, क्योंकि वोट जितना बटेगा उतना फायदा बीजेपी का होगा। नहीं, मुझे लग रहा है ये जो अभी परसेप्शन है ना, ये भाजपा कांग्रेस दोनों ऐसा परसेप्शन खड़ा कर रही है कि कहीं पे कांग्रेस को लॉस होगा और भाजपा को फायदा होगा। ए टीम ये है, बी टीम ये होगी, ये हर बार बार बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक, जैसे यादव जी ने गोल गोल घुमा के जवाब दिया, मैं वो जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको परफेक्टली मतलब एनालिसिस बताता हूँ।
कि आज से 2 साल पहले जो यहाँ पे स्थानिक जो इलेक्शन हुए थे, तो उस इलेक्शन में आप देखेंगे तो जो अर्बन में हमारा वोट शेयर है वो बहुत अच्छा रहा। सूरत में हमें बहुत सारी सीटें मिली। मतलब कहीं ना कहीं गुजरात में आप 27 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो ये गढ़ रहा है भाजपा का। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आज जो भाजपा का कोर वोटर है ना, वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस आज पिक्चर में ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग लास्ट में, अब आपने बोला अभी कि मोदी जी ने, यादव जी ने बोला कि मोदी जी ने अपने मन से कांग्रेस की बात की कि कांग्रेस देखो कैसे स्लीपिंग मोड में काम कर रही है। मैं ये बोल रहा हूँ, आज मोदी जी ने क्यों कांग्रेस का प्रचार किया, ये दिखा रहा है कि कांग्रेस कोलैप्स हो रही है। और कहीं ना कहीं भाजपा को जीतने के लिए कांग्रेस को थोड़ा बहुत जीवंत रखना जरूरी है। इसीलिए मोदी जी ने अपने स्टेज से ये बोलना पड़ा कि देखो कांग्रेस कैसा, मतलब सुसुप्त तरीके से काम कर रही है। तो क्यों बोले? क्योंकि उसको लगता है कि अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत जिंदा रही तो शायद वो आम आदमी पार्टी को डैमेज ओके भूपेश यादव, भूपेश बताइए। मैं ये आम आदमी पार्टी का आरोप है प्रधानमंत्री ने आपकी पार्टी का नाम इसीलिए लिया क्योंकि वो चाहते हैं कांग्रेस थोड़ा चढ़े जिससे उनका फायदा हो। सारी दुनिया जानती है आम आदमी पार्टी का और भाजपा का चरित्र एक सा है। एक बड़ा भाई की भूमिका में, एक छोटे भाई की भूमिका में है। जहां भी इन्हें भाजपा को अपना डर सताने लगता है, वो अपने छोटे भाई को आगे कर देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। आप देख रहे हैं, आप कितनी इलेक्शन उठा के देख लिए, आप स्थिति देख लीजिए, स्थिति साफ है, बिल्कुल क्लियर है। भाजपा की और कांग्रेस की टक्कर है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो इस बार कांग्रेस वहां सरकार बना रही होगी। आम आदमी का नामो निशान नहीं। कितनी सीटें जीतेंगे इस बार भूपेश? कितनी चाहे ये कितना ही नूरा कुश्ती कर लें, मिलके चुनाव लड़ लें, लेकिन जनता कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं भूपेश? उन्होंने 27 साल में भाजपा का रूप और भूपेश सुन पा रहे हैं? भूपेश एक सेकंड भूपेश, थोड़ा आप अगर सुन पा रहे हैं, कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं इस बार भूपेश? पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ओके दीपक, मैं ये सोच रहा था क्योंकि जाहिर है जब तक वोट नहीं पड़ जाता तब तक ये बताना बड़ा मुश्किल है कि आखिर कौन सी पार्टी, क्योंकि अब मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें तो आपको पता ही है जो पार्टी सोशल मीडिया में ताकतवर होगी वो आगे दिखेगी। कांग्रेस उतनी ताकतवर फिलहाल गुजरात में सोशल मीडिया में और मीडिया में नहीं दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीन पर जो अंडर करंट है वो कुछ और ही कह रहा है, जब नतीजे 8 को आएंगे तब कुछ और ही तस्वीर होगी? मुझे नहीं लगता है मानस जी कि नतीजे कुछ और आएंगे। जब तक गुजरात की बात आती है तो एडवांटेज बीजेपी होता है। आप कहीं पर भी जाके देख लीजिए। नहीं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात नहीं, मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं कि दूसरे नंबर पर अगर आप कह रहे हैं बीजेपी नंबर 1 रहेगी तो उसकी टक्कर कौन सी पार्टी से है? क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया में अभी तक आम आदमी पार्टी दिखाई दी है। मेरी राय तो यह है कि बीजेपी की सीधी टक्कर अभी तक कांग्रेस से ही है, क्योंकि कांग्रेस का वोट परसेंटेज आप देखिए पिछली बार का और 2012 का, तो बीजेपी से 8-10% कम ही रहा है। अभी आम आदमी पार्टी उसमें कितनी सेंध मारती है वो आने वाला वक्त बताएगा। और आप जितने भी उसके 108 उम्मीदवार डिक्लेयर हुए हैं उसमें से स्ट्रॉन्ग कितने हैं, कितनी की टक्कर देंगे, उसमें आप अगर एनालिसिस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आम आदमी पार्टी ने 2017 के मुकाबले इस टाइम मेहनत खूब जबरदस्त की है। अभी बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट आने से काफी बड़ा पिक्चर जो है वो क्लियर होगा। मेरे हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मेन टक्कर रहेगी। आम आदमी पार्टी किसका कितना वोट काटेगी, क्योंकि बात ऐसी चल रही है कि शहरी इलाके में वो बीजेपी के वोट काटेंगे और ग्रामीण इलाके में कांग्रेस के काटेंगे। अगर शहरी इलाके में वो बीजेपी के काटेंगे तो हमको ये लगता है कि बीजेपी की जो शहरी इलाके में बहुत बड़ी मार्जिन की लीड है वो कम हो सकती है, और या तो छोटी मार्जिन वाली सीट में उथल पुथल हो सकता है। लेकिन शहरी इलाकों में पिछली बार बीजेपी ने काफी बड़ी मार्जिन पे सीटें जीती थी। इसलिए मुझे ये लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर रहेगी। आम आदमी पार्टी वोट काट सकती है, आम आदमी पार्टी को थोड़ी बहुत सीट भी आ सकती है, लेकिन अभी के समय में ये कहना कि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे रहेगी वो थोड़ी जल्दबाजी रह सकती है। ओके, ऑलराइट। अजीत क्या कह रहे थे, बताइए अजीत। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सिर्फ अगर मैं ऐसे ही बोलने की बात करूं तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं जो फैक्ट पे बात करूं, आज आम आदमी पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे जो 55,000 बूथ है उस पे हमने संगठन खड़ा कर लिया है। उस बेस पे मैं बता रहा हूँ
कि आम आदमी पार्टी अच्छे तरीके से यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 55,000 बूथ तक आज अगर हम पहुंचे, आज हमारा स्ट्रक्चर भाजपा से भी बूथ लेवल का मैं मानता हूँ कि बहुत बढ़िया बन चुका। इस बेस पे मैं बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाने का दावा और कितनी सीटें 100% जीतेंगे अजीत, कितनी सीटें जीतेंगे? हाँ जी, सीटें कितनी जीतेंगे, क्या दावा है आपका? मैं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात की जनता वर्सेस बीजेपी की मुकाबला हो रहा है यहाँ पे, इसलिए एक तरफा होगा। जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, अभी शाहनवाज जी ने बोला था ना कि आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड रहता है कि 0-0 आया ये स्टेट में, लेकिन वो भूल गए कि आम आदमी पार्टी का और भी एक रिकॉर्ड रहता है। 70 में से 67 सीटें दिल्ली में मतलब वैक्यूम कर दिया था। उसी तरीके से देखिए पंजाब में 117 में से 92 सीटें, तो मतलब यही गुजरात में होगा, ये रिपीट अरे होगा। ऐसा दावा मत करिए। अरे एक सेकंड, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली और पंजाब जैसा नतीजा गुजरात में देंगे एक तरफा? 100% आएगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आज देखिए, आज मोरबी में जो इंसिडेंट हुआ और ये अभी बोल रहे थे शाहनवाज हुसैन जी कि भाई इसकी तपास होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अब लास्ट 5 बड़े इंसिडेंट गुजरात के देख लीजिए। तक्षशिला कांड, जिसमें बच्चे स्कूल ट्यूशन के बच्चे जिंदा मतलब जल गए थे, तो उसमें किसका मतलब अभी तक कोई मतलब पकड़ा नहीं गया है। अब उसे लट्ठा कांड अभी हुआ था लास्ट में, उसमें कौन पकड़ा गया? ओके, कोई ऑलराइट नहीं पकड़ा सुकेश, गया। अब एक और चीज है जिस पर चर्चा करना जरूरी है। सुकेश, आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए, दिल्ली में उसके पास चेहरे थे, अरविंद केजरीवाल के अलावा और भी चेहरे बने। पंजाब में उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, भगवंत मान को चेहरा बनाया। गुजरात में क्या चेहरों की कमी आम आदमी पार्टी को खल सकती है और क्या कांग्रेस को भी खल सकती है? क्योंकि कांग्रेस के पास भी गुजरात में बहुत बड़े बड़े चेहरे नहीं हैं। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं मैं। जमीन पर हो सकता है कि पुरानी पार्टी या पुराने उम्मीदवार कांग्रेस के पास होंगे जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक फैली होंगी, पर क्या बड़े चेहरों की कमी दोनों पार्टियों को खलेगी क्या? मैंने इसके पहले जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था मानक, तब इस तरफ मैंने इशारा किया था कि नरेंद्र मोदी के तौर पे एक पॉलिटिकल आइकॉन बीजेपी को मिला हुआ है, और वो नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुखिया थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज वो देश के पंत प्रधान हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी होता है कि हम अपने स्टेट से के नेता को अपने स्टेट्स में नहीं जिताएंगे तो वो केंद्र में मजबूत नहीं होगा। और ये बहुत टैक्टफुल अरेंजमेंट जो है वो नरेंद्र मोदी ने 2012 में किया था, और मैं उस दौरान भी वहाँ था जब उन्होंने उपवास रखा था और एक नारा दिया था, सोना साथ सोना विकास, मतलब एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करने की बात उन्होंने की थी, जिसको बाद में हिंदी में रूपांतरण किया गया कि सबका साथ सबका विश्वास, बाद में उसमें सबका प्रयास भी जोड़ दिया गया। तो वहाँ से नरेंद्र मोदी का जो एक उछाल था राष्ट्रीय राजनीति की तरफ, वहाँ से वो दिखने लगा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के अंदर और गुजरात के सिनोनिम बनना चाहते हैं। मोरारजी देसाई के बाद कोई ऐसा व्यक्ति गुजरात से इस लेवल पे नहीं आया था, तो भूपेंद्र पटेल से किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना नहीं होगी। नरेंद्र मोदी खुद को वहाँ आगे कर देते हैं कि मैं हूँ गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर, और आपके सामने वो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। तो आज का चुनाव, वो पैन इंडिया चुनाव देख लें, अलग अलग स्टेट्स का चुनाव देख लें, ऐसे माहौल में एक व्यक्ति जो सामने खड़ा दिखाई दे वो कौन होगा जो मुकाबला कर सकता है। और इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नरेंद्र मोदी को एज मिलता है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ वो अपराजेय रहे हैं गुजरात में आज तक। विधानसभा का चुनाव हो, उनके हटने के बाद भी कम मार्जिन से जीती, और उस समय बीजेपी के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे थे, चाहे वो पाटीदार आंदोलन हो, चाहे मैं बार बार रूरल डिस्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, वो अभी कम हो गया ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को सामने रखकर और सामने वाले से डिमांड करता है, एक्सपेक्ट करता है कि हमारे सामने किसको लाना है लाओ, तो वहाँ पे वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, वहाँ पे वो मुख्यमंत्री की भूमिका में दिखने लगते हैं, चेहरे की भूमिका में दिखने लगते हैं। ऐसे में चेहरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आम आदमी पार्टी ने जरूर ये घोषणा की है कि वो एक चेहरा देंगे। कांग्रेस इससे परहेज करती है, वो सामूहिक नेतृत्व की बात करती है, तो ऐसे में एक चेहरा उसके यहाँ उसकी वो कमी खलती है, और आपस में ये सिर्फ फुटबॉल भी होता है। पहले माधव सिंह सोलंकी जैसे बड़े नेता थे, उनके लड़के आज भी वहाँ राजनीति में हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, तो वो डिसाइसिवनेस कांग्रेस नहीं दिखा पाती, या वो शिफ्ट दिखाई नहीं देता कि हमें किसी को आगे करके चुनाव लड़ना है, और वो एक एज बीजेपी को देता है इन विषम परिस्थितियों में जब वो
27 साल से सरकार में है और ह्यूमन इंडेक्स जो के लेवल पे जो गुजरात की रेटिंग होती है उसमें कई मामलों में, चाहे वो मैल न्यूट्रिशन हो, चाहे महिलाओं के मामले हो, उसमें गुजरात बहुत नीचे फिगर करता है। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो वहाँ के लोग तब भी नरेंद्र मोदी पे भरोसा करते हैं, गुजरात पे भरोसा करते हैं। और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अभी वहाँ एक्टिव हैं और अपने पूरी टीम को एक्टिव कर रखा है, खुद ही छोटी माइन्यूट डिटेल्स को भी खुद देख रहे हैं, मुझे लगता है इस बार भी वही चेहरे के तौर पे वहाँ होंगे। भूपेंद्र पटेल उनके पीछे कहीं खड़े दिखाई दे सकते हैं। ऑल राइट, ओके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।